अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सोरवर्दी। नए अदालती साल का आगाज़ हो गया है। इसके आगाज़ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने खिताब किया है, अटॉर्नी जनरल ने भी खिताब किया है, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने भी खिताब किया है। एक तकरीब हुई है, हल्की फुल्की बात काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी की है। चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट में चंद दिन रह गए हैं और ये उन्होंने कहा है ये मेरा आखिरी खिताब है, लिहाजा क्या फुल कोर्ट होगा या नहीं होगा ये भी एक सवाल है। बहरहाल नए अदालती साल पर हमारी क्या तवक्कुआत हैं अदलिया के साथ, गुज़श्ता साल कैसा रहा, अगला साल कैसा होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। सियासी मंजरनामे को सामने रखते हुए आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी मेरे साथ हैं। आमिर साहब, खुशगवार है, नया साल शुरू हो गया अदलिया का। मुज़म्मिल भाई, यही दुआ की जा सकती कि वो गालिब का शेर है ना, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो यही दुआ की जा सकती है कि अच्छा हो, क्योंकि इससे पहले वाला वक्त मुज़म्मिल वो मैं नहीं समझता हूँ कि तारीख़ उसे कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद कर सकती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी भी पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर कि अदालत ने ख़ास तौर पर अहम सियासी मामलात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की पासदारी की हो और उन्होंने पाकिस्तान के मारूज़ी हालात या इख्तियार किसके पास है, ताकत किसके हाथ में, इन चीज़ों को ना देखा हो। हमेशा से होता है और ये पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि 8वीं तरमीम के तहत जब गवर्नमेंट बर्खास्त होती थी तो ये कई दफ़ा अदालत कहती थी कि नहीं ये ठीक हो गया बिल्कुल। फिर जब उन्हें लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी कमज़ोर पड़ी हुई है तो वो कह देते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। PCOs को भी वैलिडेट किया गया, हर उल्टा सीधा काम यहाँ पे हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बहुत बड़ी शानदार रही है, लेकिन ये जो पिछला 1.5 साल का अरसा है इसमें हमने शायद, मैं समझता हूँ कि शायद हमने पहली दफ़ा देखा है कि हमारे सीनियर जजेस को एक इस तरह से अपना काम आगे बढ़ाते हुए कि उसने जो उनके बारे में राय थी, राय आमा, वो तो बड़ी ही बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ वो अदालत खुद भी बट गई उसके अंदर, और जिस तरह से खुलकर एक तरह से पार्टीबाजी नज़र आई। अब देखें, इंसाफ के बारे में कहते हैं ना कि इंसाफ होना ज़रूरी, उतना ही इंसाफ होना ज़रूरी है जितना कि होते हुए नज़र आना ज़रूरी है। तो जो नज़र आया, होने को छोड़ें, अभी जो नज़र आया आवाम को वो यही हुआ कि ये तकरीबन एक तरह से पार्टी बन गए। पाकिस्तान की जो सियासी थी, पाकिस्तान के इश्यूज़ थे, जो पाकिस्तान में लाइनें बटी हुई थी सियासी जमातों के बीच में, उसमें एक तरह से आपको नज़र आया कि वो पार्टीबाजी शुरू हो गई तकरीबन। और ये जो है इसने इन चीज़ों का असर बहुत दूर तक जाता है मुज़म्मिल। ऐसी क्रेडिबिलिटी को मेरा ख़्याल है धचका लगा है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि जाने में बड़ा अब वक्त लगेगा। सो अल्लाह करे आइंदा वाला वक्त जो है वो बेहतर हो, क्योंकि पिछले 1.5 साल के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा हुआ इन अदालतों के अंदर जो अगर ना होता तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। अंबर, देखिए, जाहिर है इस वक्त एक सवाल जो यहाँ इस वक्त जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, जो उन्होंने बात की कि शायद नए अदालती साल में मेरे आखिरी तकरीर, और क्योंकि ये एक रिवायत भी रही है कि जो अलविदाई तकरीब होती है, जो फुल कोर्ट होता है, उसके सामने भी खिताब करते हैं जाने वाले चीफ जस्टिस, शायद वो ना करें। मेरे ख्याल में कि ये स्पेकुलेशन है, उनका अल्फाज का ये भी मतलब हो सकता है कि नए अदालती साल पहली आखिरी बार है कि मैं नए अदालती साल के आगाज़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन चलें उसको भी छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में कि हर चीफ जस्टिस जाने से पहले कुछ लेगेसी छोड़ने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं, और लेगेसी उनको किन अल्फाज में किस तरीके से याद रखा जाएगा और किन फैसलों के लिए याद रखा जाएगा, ये ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये जो 1 साल गुजरा है, जो पिछला अदालती साल गुजरा है, उसमें मेरे ख्याल में कि सबसे सर फहरिस्त जिस चीज़ के लिए ये अदालत या ये चीफ जस्टिस याद रखे जाएंगे कि जब मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अरूज पर, जब तशद्दुद ख़ास तौर पर पॉलिटिकल अनरेस्ट अरूज पर था, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, तो इसके बजाय कि वो एक वाहिद इदारा रह जाए जो तनाज़े से पाक हो, वाहिद इदारा रह जाए जो अपने फ़ैसलों के ज़रिए एक इस्तेहकाम लाने की कोशिश करे,
और अपने फेस्टों के ज़रिए, बेंच चॉइस के ज़रिए, जिस पे ज़ाहिर है बहुत तनाज़ा हुआ, ये ज़ाहिर करे कि एक कम से कम, ख़ास तौर पे क्योंकि आइन और कानून बहुत अहम मामलात हैं जिसकी बुनियाद होती है, मुल्क किसी भी कौम और मुल्क की बुनियाद होती है, इन तनाज़ात से पाक रखने बजाय मज़ीद बटा है ये इदारा, और उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि ये एक लास्टिंग लेगेसी या हम याद रख सकते हैं पिछले साल में। और जहाँ फैसले सख्त करने की ज़रूरत थी, कुछ केसेस टेक अप कर दिए जो शायद गैर ज़रूरी भी थे। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो पोल्स इलेक्शंस हो रहे थे, उसके हवाले से मामला सुना जा रहा था एक लाहौर कोर्ट में, फिर भी वो किसी और रास्ते से ये भी सुन लिया और फिर उस पर अमल दरामद भी नहीं करवा सके। तो आप देखें ये जो इस वक्त हालात हैं, अमल दरामद नहीं करवा सके, कुछ गैर ज़रूरी केसेस जो उनके जुरिस्डिक्शन में आने भी नहीं चाहिए थे या इंतज़ार कर लेना था, या कुछ उसमें भी अमल दरामद भी नहीं करवा सके। और फिर अब हम ये हालात देख रहे हैं कि अब अदालतें बार बार हुक्म देती हैं, जिसकी ज़ाहिर शिकायत भी हो रही है, और उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो मेरे ख्याल में लास्टिंग लेगेसी ये है कि अदालत ने अपने आप को इस एक साल में चीफ जस्टिस के इस टेन्योर में कमज़ोर किया है, और अपने ही जो आपके फ़ैसले होते हैं, ज़ाहिर जजमेंट्स जो आप केसेस में देते हैं, उसके ज़रिए नहीं, अपने तंजीमी फ़ैसलों के ज़रिए, इंतज़ामी फ़ैसलों के ज़रिए अपने ही इदारे को कमज़ोर किया। ठीक अंबर, देखें मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहता था। मैंने जान के शुरू में बात नहीं की थी और मैं चाह रहा था अंबर और आमिर साहब के कमेंट्स आ लें। एक तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये है कि ये जो अदलिया में 3-3 माह की गर्मियों की छुट्टियां हैं और फिर नए अदालती साल का आगाज़ है, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। ये अंग्रेज़ जज आते थे, वो गर्मियों में बरतानिया वापस चले जाते थे, फिर यहाँ गर्मियों की छुट्टियां हो जाती थी अदालतों में, वो वापस आते थे, जब गर्मी चली जाती थी तो नया अदालती साल शुरू हो जाता था। लेकिन अंग्रेज़ चला गया है। ये दुनिया की कोई भी अदालती निज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ 3-3 माह की गर्मियों की छुट्टियां हो जाएं जजों को, और जज जो हैं वो 3 माह की गर्मियों की छुट्टियों में चले जाएं और फिर उसके बाद नए अदालती साल का आगाज़ हो। हमें तो मतलब पूरा साल अदालतों को काम करना चाहिए। नया अदालती साल क्या होता है? पहली बात तो मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम ये जो गर्मियों की छुट्टियों का स्कूलों में तो होती हैं, अब तो कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होती हैं, उनका सेमेस्टर सिस्टम ऐसा है कि गर्मियों की छुट्टियों में भी सेमेस्टर चल रहे होते हैं। तो ये अदालतों में कम से कम ये जो छुट्टियों का एक है, एवरेज एक जो हमारा जज है वो रोज़ाना 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है एक दिन की। तो ऐसे में 3-3 माह की छुट्टियां और फिर उसके बाद अदालती साल का आगाज़, मेरे नज़दीक मेरी तो दरख्वास्त है, अदलिया के फ़ैसले हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट मानती हैं या नहीं मानती, मेरा आपका मुकदमा सुनने का उनके पास वक्त नहीं है। पेंडिंग मुकदमात की तादाद में बहुत इजाफ़ा होता जा रहा है और मेरे ख़्याल में यहाँ दिन रात अदालतों को काम करने की ज़रूरत है ताकि हमें मेरा और आपका मुकदमा सुना जा सके। तो एक तो दस्तबदस्ता दरख्वास्त करनी थी, मैंने कहा आप दोनों की भी सिफारिश डलवा लूँगा साथ कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ थोड़ी ख़त्म कर दी जाएँ, और जैसे कि और बाकी सरकारी इदारों में, फ़ौज में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती हैं, हमें गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती हैं। मैं और आप देखें पूरा साल काम करते हैं। तो जजिस की भी गर्मियों की छुट्टियां मैं समझता हूं कि अब बहुत हो गया, अच्छी बात नहीं है। कि पीछे चीफ जस्टिस साहब भी यही कह रहे थे कि जज छुट्टियों पे गए हुए हैं, जज अवेलेबल नहीं है, मैं बेंच कैसे बना दूं। तो जजिस की छुट्टियों पे ज़रूर मैं एक बात करना चाहता था कि काफ़ी हो गई ये छुट्टियां, अब 72 साल हो गए, अंग्रेज़ को भी गए, हमें ये ख़त्म कर देनी चाहिए। बाकी आपने जो बात कर दी, मैं उन्होंने कहा कि मेरा गुड टू सी यू का पेंडेंसी पे भी उन्होंने बात की, मैंने तो 2000 केसेस कम छोड़े हैं। अच्छा नहीं, 60,000 हो गए हैं, वो उन्होंने कहा फैसले ज़्यादा किए हैं, पेंडेंसी बढ़ गई। कितनी हकीकत है? हाँ अच्छा 60,000 हो गई थी, पहली दफा सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ गई। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जब वो आए थे तो 45 थे केसेस, और अब जब वो जा रहे हैं तो वो 54,000 के आसपास हैं सारे, वो बढ़ गए। मुज़म्मिल आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैंने जो भी बात करनी है मैं करूँगा।
नहीं, आप करें। मैंने तो बड़े एहतराम से बात की है। मैं डरता हूँ तौहीन अदालत से। सर हम सब डरते हैं, और मैं भी बहुत एहतराम से ऐसा नहीं लगता, एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ बातें मुझे उनकी दिलचस्प तो कुछ बातें जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प भी थी उनकी। मसलन उनका ये कहना कि हमें आइनी मामलात में उलझा कर हमारा इम्तिहान लिया गया। तो देखिए ये तो बिल्कुल ऐसी बात है मुजम्मिल साहब कि मुझे हम न्यूज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हालात हाज़रा पर मैं तबसरा करूँगा, और उसके बाद जब आप मेरे से कोई सवाल करें या मुझे तबसरा करने को या तजिया करने को कहें तो मैं शिकायत लगाऊँ हम न्यूज़ से कि देखें जी आपने मुझे इम्तिहान में डालिए। मुजम्मिल साहब जो है ना, ये मेरे से सवाल करके तो मुझे इम्तिहान में डाल देते हैं। देखें ये एक आइनी अदालत है, ये मुल्क की सबसे बड़ी आइनी अदालत है। इसका काम ही जहाँ पर आइन के अंदर कोई उलझन बनती है वो उसको सुलझाना है, और वो ये नहीं है कि वो अपने आप को ये समझना शुरू कर दे कि हमें इम्तिहान में डाल रहे हैं। इस बात का जिक्र मैं इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ जी कि ये एक मेंटालिटी भी रिफ्लेक्ट करता है, एक माइंडसेट को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप देख रहे हैं। केसेस की बात थी और इसका जो बराह रास्त ताल्लुक छुट्टियों से है वो एक चीज़ है। दूसरा, हाउ डू यू लुक एट योर जॉब, है ना। तो मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता कि ये जो पिछले साल 1.5 साल का, इसके बारे में हम कोई अच्छी चीज साथ ले जा सकते हैं एज अ लेगेसी। वो कोई अच्छी चीज छोड़ के जा रहे हैं पीछे। अंबर मेरा भी दिल चाह रहा है मैं आपको कहूँ गुड टू सी यू। वो देखिए चले, वो भी चले, चीफ जस्टिस भी जले, भी जले। एक बार नहीं, कोई दूसरी तीसरी बार वो जिक्र कर रहे हैं कि आप गलत मानी लेकर ये सहाफियों के कसूर है मुजम्मिल साहब। देखें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से आपको सबाक से हटाकर रिपोर्ट किया जाता है, गलत इसकी मानी लिए जाते हैं, और फिर बार बार उसका जिक्र भी होता है। तो वो बहुत मेरे ख्याल में उनको ये काफी लगी है, दिल को लगी है ये बात। उन्हें ऑर्डर कर देना चाहिए था कि पाकिस्तान की हर अदालत में जब भी मुल्ज़म पेश होगा तो पहले जज गुड टू सी यू कहा जाएगा। वो ऑर्डर कर देते। हाँ, तो सलाम के बजाय हाँ वो हुक्म दे देते। मेरे पाकिस्तान की अदालतों में जजेस को बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं भी माने जाते, शायद उनको थोड़ा सा ये भी तशवीश हो। नहीं भी माने जाते, शायद उनको थोड़ा सा ये भी तशवीश हो कि पता नहीं कोई मेरी बात सुनेगा या चलें आखिरी मुझे ब्रेक पे जाना है। आमिर साहब, सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की डेट कहते हैं देने ही वाले हैं। उन्होंने आज निगरान वज़ीर कानून से दूसरी मुलाकात की है। गो के इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन निगरान वज़ीर कानून उन्हें मिल रहे हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रही और वो डेट देने ही जा रहे हैं। खबरें यही हैं। मुजम्मिल भाई, हाँ मुजम्मिल भाई, बात यह है कि ये नौकरी के बारे में कहते हैं ना कि नौकरी आपको कोई दिलवा सकता है लेकिन संभालनी आपको खुद पड़ती है। मेरे ख्याल में इज़्ज़त के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि इज़्ज़त तो खुद आप एक दफ़ा दिलवा देता है लेकिन वो इज़्ज़त संभालनी खुद पड़ती है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो जो हैं उनकी अपनी पार्टी उनको ख़त लिख लिख के कह रही है कि जी आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। जैसे पहले हमने कानून वो तरमीम के मामले के ऊपर देखा कि उन्होंने बग़ैर लिखत पढ़ के ज़बानी कलामी पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर रहते हुए एक मामला जो है उसको उलझाने की कोशिश की, और फिर उनका दावा ये था कि वो तो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर वो एक ऐसे मामले में पड़ रहे हैं जहां उनके पास ना तो कोई इंतज़ामी इख्तियार है, ना उनकी गुडविल है किसी इदारे के साथ भी, किसी भी इदारे के साथ उनकी कोई गुडविल है जिससे उनके जो गुड ऑफिसेस हैं वो इस्तेमाल हो सकें एक मसले को सुलझाने के लिए। तो अब अलवी साहब को भी पता चल गया है, वक्त उनका ख़त्म हो गया है, इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि कब नई हुकूमतें आए, नया सदर चुने अपना। तो अब वो जितना इस सारी चीज़ को उठा सकते हैं। आमिर साहब, अंबर का कमेंट लेना है, फिर मुझे मेरे पास हैं ही 3 मिनट। से कोई और तवक्को की जा सकती नहीं, अंबर तो सपोर्ट करेंगे। अंबर, आपका तो मौक़िफ़ होगा कि फ़ौरन दे देनी चाहिए।
मैं क्यों सपोर्ट करूंगी? देखिए ये मामला आरिफ अलवी साहब के हाथ से निकल गया है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि कई मुलाकातें हो चुकी हैं। वो फिर भी अगर तारीख देने पे बज़िद हैं, वो वाले जैसे शादी की तारीख होती है, कोई एक मामू होता है या चाचू होता है या पुप्पी होती है जिसका कोई काम नहीं होता फिलहाल, क्योंकि अब उनकी ही इज ऑन एक्सटेंशन इन अ वे, राइट? क्योंकि तो फिर ठीक है, अब वो दे तारीख, RSVP में उन पे नाम लिख देंगे। ठीक है। देखिए मेरे ख्याल में पिछले दिनों बहुत सी मुलाकातें हुई हैं आरिफ अलवी साहब की इस्टेब्लिशमेंट से भी, फिर वो एक ट्रैक टू मोहम्मद अली दुरानी साहब का भी चल रहा था, तो मेरे ख्याल में कोई उनका 50-50 पे सौदा हो गया है। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरी तरमीम को नहीं छेड़ेंगे, और अगर तारीख देकर एक आइनी तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में जाए भी तो इस्टेब्लिशमेंट को कबूल होगा कि उतना वक्त तो गुजर जाएगा। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्का बंदियों के हक़ में फ़ैसला दे दिया तो देखा जाएगा। तो अगर वो 50-50 खेल लें कि उस चीज़ को ना छेड़ें और इस चीज़ को छेड़ लें तो कुछ इज़्ज़त सादात भी रह जाए और कुछ मेरा मतलब मामला भी चल जाए, तो मुझे लगता है कि 50-50 पे उनका इस्टेब्लिशमेंट से सौदा हो गया है, जिसके तहत वो तारीख देने जा रहे होंगे। क्यों आमिर साहब, 1 मिनट है मेरे पास। मुज़म्मिल भाई, इज़्ज़त यहाँ होती है या नहीं होती है, ये 50-50 वाली बात मुझे नहीं लगता चलेगी। नहीं चलेगी। अंबर ठीक है, अगर वो दे दे, उससे मुझे नहीं लगता, मतलब उनके तारीख देने से ना देने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुलझा तो नहीं पाएंगे, जैसे आमिर साहब ने भी कहा था। शायद थोड़ा बहुत हमें और आपको मौका मिले, थोड़ा सा उलझा दें, बात तो वहीं फंसेगी। तो उनके कहने ना कहने से मेरा मतलब ये है कि इट वोंट बी रिटन इन स्टोन कि जब जो सदर आरिफ अलवी बात करें उसी दिन इंतखाबात होंगे, तो ठीक है, दे दे। ठीक है, वो देंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा उन्हें इख्तियार नहीं है, वो कहेंगे मुझे इख्तियार है, एक तनाज़ा पैदा होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ नए चीफ जस्टिस होंगे, वो शायद फुल कोर्ट बना देंगे, फिर 15-17 जजेज इकट्ठे बैठ जाएंगे, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ैसला होना है। तो ठीक है, ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है अगर वो दे दें। तो जिन्होंने इंतखाबात की जो डेट बड़ों ने बताई थी राजा रियाज साहब को, मुझे लगता है उसी स्क्रिप्ट पर भी चल जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने देनी थी तो जब असेंबली टूटी थी तभी दे देते। अब 1 महीने बाद देने का क्या तुक है, ये भी अपनी एक बात है। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले टॉपिक। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। वैसे तो ये सेगमेंट आमिर साहब होस्ट करते हैं, लेकिन आज मेरे ही ज़िम्मे आ गया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, डॉलर की गिरती सूरत हाल और बिजली चोरी, या इन सब मौज़ूआत पर हमने बात करनी थी। पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तुरखम का बॉर्डर बंद है, स्मगलिंग बंद हुई है, कह रहे हैं सरहदों पर बहुत सख्ती हो गई है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। तुरखम का बॉर्डर बंद करने पे पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान की साइड पे एक चेक पोस्ट बना रही थी और हम अपनी सरज़मीन पर किसी को कोई चेक पोस्ट बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। फिर इसके साथ साथ चित्राल के मामले पर भी अफ़गानिस्तान के जो यहाँ चार्ज अफेयर्स हैं उनको बुला के डिमार्श किया गया है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की है, उन्होंने भी बात की है, वज़ीर दाखिला ने भी। चित्राल पर हमारे ISPR का प्रेस रिलीज़ भी आया है कि वहाँ दहशतगर्दों के साथ झड़प में कुछ जानी नुकसान भी हुआ है, जाम शहादत भी नोश किया है हमारे लोगों ने, दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। चित्राल की सूरत हाल पर भी है। तो ये अफ़गानिस्तान से ओवरऑल जो टेंशन पिछले 2-3 दिनों में बढ़ी है, इस पर हम बात करेंगे। आमिर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? तुर्की बतुर्की जवाब भी दोनों तरफ से, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से हॉट स्टेटमेंट्स भी हैं, और जो फ्लैग पे मीटिंग हुई है 0 पॉइंट पे, वो भी 2 मीटिंग्स नाकाम हो गई हैं तुरखम पे। कैसे देखते हैं आप इसको? शायद आमिर साहब से कुछ कम्युनिकेशन का इशू है। अंबर, आप इसको कैसे देखती हैं? अफ़गानिस्तान से ये हमारी जो टेंशन बढ़ रही है दिन ब दिन, इसको?
देखिए मुज़म्मिल, सबसे पहले तो ये जो हालिया टेंशन्स हैं, इनको अगर हम ट्रेस करें, जब से नए आर्मी चीफ आए हैं, इन टेंशन्स में इजाफा हुआ है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहुत एक मौक़िफ़ अपना सख्त अपनाया है, जो थोड़ा सा फ़र्क था गुज़िश्ता जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसमें जनरल आसिम बाजवा और जनरल फैज़ जो लीड कर रहे थे, जो मुज़ाकरात थी, बातचीत थी अफ़गान तालिबान के साथ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मनवाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी काफ़ी बात की थी कि ये उनकी एक पॉलिसी का हिस्सा था। तो ये पॉलिसी अब चेंज हो गई है, शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकराती मेज़ पे लाने के लिए जो अफ़गान तालिबान इंटरमीडिएट्स थी, उनका इस्तेमाल नहीं होना, उनके बहुत सख्ती से निमटना है। और इसका नतीजा आप ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से, वैसे तो जब से अफ़गान तालिबान आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, काबुल का कब्ज़ा हासिल किया है, तब से उसके बाद तो इन हमलों में इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कई साल पहले बॉर्डर फेंसिंग का पे बहुत ख़र्चा भी किया, और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सरहद पर जो होती हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो मुंसलिक सरहद है, उसके हवाले से, लेकिन बार बार हमें, चाहे बलूचिस्तान साइड पे हो चाहे साइड पे हो, हमें क्रॉसिंग्स और ये हमले बार बार नज़र आते हैं। ये ज़्यादा इंटेंस भी हो गए हैं क्योंकि एक नई मिलिट्री लीडरशिप आ गई है, जिनका मौक़िफ़ और पॉलिसी फ़र्क भी है। साथ साथ दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि अब चित्राल का मामला बहुत संजीदा है, और इसको डाउन प्ले भी किया गया काफ़ी हद तक। जो इंतज़ामिया है वहाँ की, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, और जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि हम काफ़ी देर से मुतनब्बे कर रहे थे कि एक्टिव मुतहरिक हो चुके हैं ये मिलिटेंट्स, उसके बावजूद ये वाक़या हुआ। तो इसका यही मतलब है कि जो बॉर्डर फेंसिंग है वो काम नहीं कर रही, जो टेंशन्स हैं वो पॉलिसी शिफ्ट की वजह से उसमें इजाफा भी हुआ है। साथ साथ अब तीसरा एक और उसमें एक आप देख लें कि ये जो स्मगलिंग का मामला है, जिसके ज़ाहिर है हम बाद भी बात करेंगे, उसमें भी उसकी रोकथाम के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और वो स्मगलिंग, उस पर डॉलर का बहुत ताल्लुक है, चीनी का भी ताल्लुक है, और ये 2020 की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट हो, या अब भी अगर आप बातचीत करें किसी से भी, जो ये जो डॉलर डीलर्स होते हैं, तो ये स्मगलिंग चलती रहती है, और ये इसमें ज़ाहिर है जो सरहद पर हुकाम है उनकी भी ज़ाहिर है शामिल होता है। तो ये 3-4 वजूहात है जिसकी बिना पे आपको ये अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन ज़्यादा हाई भी नज़र आ रहे हैं, फिर मौका भी मिलता है अफ़गानिस्तान को ताने हमें देने का। और फिर हमने भी कोशिश ज़ाहिर कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में 4 दिन हो गए हैं, तिजारत रुकी हुई है, आना जाना तो खम पे रुका हुआ है, और जो मुज़ाकरात है वो कामयाब नहीं हो रहे। हम भारत के साथ भी जब फायरिंग का तबादला होता रहा है, उस पर हम करते रहे, हम कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं जाएगी। ये शायद आर्जी तौर पर हो, क्योंकि हमारे जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ ताल्लुकात वो नहीं रहे जो इससे पहले थे। आमिर साहब, अफ़गानिस्तान से हमारा ताल्लुक़ को लव हेट रिलेशनशिप बन गया है। क्रिकेट में भी हेट ज़्यादा नज़र आता है उनके साथ खेलते हुए हमें, और अमूमी तौर पे भी, और वैसे हमारे पास अफ़गान महाजरीन भी हैं, हमने बहुत उनका साथ भी दिया है, लेकिन एक लव हेट सा रिलेशनशिप है। और अंबर ने जैसे बात की, आसिम मुनीर साहब ने पहले एक स्टेटमेंट दिया भी, जिसके बाद वो ईरान गए। आपको किधर जाती नज़र आती है सूरत हाल अफ़गानिस्तान के साथ? मुझे तो क्या ज़्यादा ख़राब होती नज़र नहीं आएगी? मुज़म्मिल, अगर तो लव हेट रिलेशनशिप होता और लव हेट रिलेशनशिप ही रहता, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी थी, क्योंकि लव हेट रिलेशनशिप जो है वो एक सेहतमंद रिश्ता जो है वो भी हो सकता है। मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना जी, वो ये है कि जो अभी तक हमने देखा है और जो इस वक्त की सूरत हाल है, और यहाँ से आगे चल के ये लव हेट रिलेशनशिप जो अभी तक था हमारा अफगानिस्तान के साथ, तो बहुत अरसे से था, ये अब हेट रिलेशनशिप बनता जा रहा है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा पहलू वो अस्करियत पसंद हैं या वो दहशतगर्द हैं जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, और जिनके रवैये के अंदर, ये तो पहली दफा नहीं है
कि हमने उनको पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते देखा है, लेकिन उनके रवैये के अंदर और उनके तरीकाकार के अंदर हमें एक तब्दीली नजर आ रही है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जब उनकी कार्रवाइयाँ अपने अरूज पर थीं तो वहाँ हमने देखा कि कई अजला के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला के अंदर उनकी मौजूदगी इस कदर बढ़ गई थी कि वहाँ पर मुकामी इंतजामिया जो है वो गैर मौसर नजर आना शुरू हो गई थी। लेकिन उस वक्त मुजम्मिल एक बहुत फर्क बात ये थी कि पाकिस्तान में उनके बारे में राय बटी हुई थी। पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं वो तो हमेशा इस तरह के अनासर की लार्जली हिमायत ही करती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड सेकुलर या लिबरल तबका है उसके अंदर भी एक ओपिनियन बटा हुआ था कि कुछ का ख्याल था कि इसको बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए इन लोगों से, कुछ का ख्याल था कि नहीं जी ये तो अपने ही हैं, इनको बातचीत के जरिए मनाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि उनको भी ये समझ आ गई है कि ये ओपिनियन जो कि उनके हक में था, जो बातचीत करने का जिक्र करता था, वो खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा उनके तरीकाकार के अंदर लगता है कि वो उनकी बाकायदा एक सोची समझी पॉलिसी उन्होंने बना ली है कि पाकिस्तान के किसी छोटे से हिस्से के ऊपर कब्जा करके अपना बेस पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको आपने प्रोएक्टिवली डील करना है। इसको जरूरी नहीं है कि आप जोड़ें कि अफगानिस्तान आपसे क्या कह रहे हैं या आप अफगानिस्तान से क्या कह रहे हैं, वो आप पे क्या इल्जाम लगा रहा है, आप उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं। नहीं, ये जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स की दाखिला है और पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर जो हमले करते हैं, चित्राल में जो वाकया हुआ, वजीरिस्तान के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की और उसके बाद ये तोरखम वाला जो वाकया है, इसके बारे में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पाकिस्तान को आखिरकार अपनाना ही होगी। इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखें ये दो रियासतें हैं, इनके ताल्लुकात जो हैं वो नहीं हो सकते जो कि एक रियासत का रवैया होना चाहिए एक नॉन स्टेट एक्टर की तरफ। तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसके मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, आमिर साहब और अंबर का पॉइंट ऑफ व्यू आया। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत देर की है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को रेगुलेट करने में। बाड़ लगाने से सिर्फ रेगुलेट नहीं होता है, वहाँ जो आने जाने का सिलसिला है हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको वीज़ा लेना है, आपको एक तरीक़ाकार के तहत आना है। उनके साथ ट्रेड को रेगुलेट करने में ये जो हम कहते रहे हैं कि जी वो जो बॉर्डर के अजला हैं उनके तो स्मगलिंग ही उनका ज़रिया माश है, हम वो ख़त्म कर देंगे तो वो क्या करेंगे, तो उनके ज़रिए उनको भूखे मार दें, उनके लिए इसको इग्नोर करना चाहिए स्मगलिंग को। ये आज हमारे गले में आ गई है और मैं समझता हूँ कि अब कहीं खुदा करके पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ है कि ये पाकिस्तान को ब्लीड करने वाली बात है और ब्लीड करते करते पाकिस्तान इतना ब्लीड हो गया है अफ़गानिस्तान के हाथों कि हम मज़ीद ब्लीड हो नहीं सकते। वो चाहे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इकॉनमी की बात हो, मैं समझता हूँ कि एक लूज़ पॉलिसी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को ब्लीड किया है ऑन ऑल फ्रंट्स। तो फ्रॉम दी आप डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, इकनॉमिक्स से ले लें, लॉ एंड ऑर्डर से ले लें, सोशल फैब्रिक से ले लें, हर जगह हम ब्लीड हुए हैं। मज़ीद ब्लीड नहीं होना तो बहुत फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। 4 दिन नहीं, मुझे तो लगता है कि 2 साल तूरखम बंद करनी पड़ेगी और इस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इसको एक लंबा अरसा बंद करना पड़ेगा ताकि लोग रेगुलेटेड ट्रेड की तरफ जा सकें और वो ये ना सोचें कि शायद कल स्मगलिंग खुल जाए, परसों खुल जाए। ये सख्तियाँ आर्जी हैं, ये बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कोई डॉलर और बिजली पर बात करेंगे। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम तोरखम और अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। उसमें तिजारत रुकी हुई थी, स्मगलिंग भी रोकने की कोशिश करिए जो सरहदों में होती है, लेकिन आज भी जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने ऐलान किया कि क्रैकडाउन जारी है डॉलर के ख़िलाफ़, बिजली की चोरी के ख़िलाफ़ और उसके कुछ कामयाब नताइज का भी दावा किया। तो मुज़म्मिल, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इस किस्म का क्रैकडाउन बरकरार रखा जा सकता है? ये वक्ती है, आर्जी है, इसका असर कहाँ कहाँ और कैसे हमें नज़र आएगा? देखें, आपकी और मेरी ये बहस रहती थी और बिलखसूस आमिर साहब कहते थे
कि ये लंबा काम है और निगरान हुकूमत नहीं कर सकती है, और मैं कहता था कि ये 60 दिन का काम है, 70 दिन का काम है, बिजली चोरी, स्मगलिंग, और ये क्रैश प्रोग्राम के तहत हो सकता है। मैं अब भी समझता हूँ कि अगर नेटवर्क्स डिसमेंटल कर दिए जाएं तो दोबारा नेटवर्क्स बनाने मुश्किल होते हैं, और दोबारा नेटवर्क्स बनने में टाइम भी लगता है, और मुकामी फैसिलिटेशन के बगैर वो नेटवर्क्स नहीं बन सकते। इसलिए अगर हमने देखें ना, डॉलर आज तो जो ओपन मार्केट है वो इंटरबैंक से नीचे थी, वरना पाकिस्तान में तो ओपन मार्केट जो है वो इंटरबैंक से ऊपर रही है, और IMF का और हमारा झगड़ा यही रहा है कि आप ओपन मार्केट के बराबर इंटरबैंक को रखें। आज सूरत हाल ये थी कि इंटरबैंक ज़्यादा था और ओपन मार्केट नीचे थी, और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो आज लोग ये भी कह रहे थे कि 290 में भी नहीं बिक रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं किया। हमने हवाला हुंडी ख़त्म किया है, कुछ पेशावर की हमने करेंसी एक्सचेंज मार्केट सील की है, ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकी है, बेसिक्स से काम किए हैं जो करने चाहिए, जिसके नतीजे में आपको फौरी, वरना यहीं बैठ के मैं और आप बात कर रहे थे कि डॉलर 400 पे रुकेगा, 350 पे रुकेगा, 330 का तो आज भी नहीं मिल रहा है। भाई आज 290 में बिक नहीं रहा है, कुछ भी नहीं किया। हमें कहीं से कोई पैसे नहीं आए, कोई सऊदी अरब ने 25 बिलियन डॉलर नहीं भेज दिए, कोई IMF की किस्त नहीं जारी हो गई, कोई आप UAE की इन्वेस्टमेंट नहीं आ गई, कोई अमेरिका ने एड नहीं दे दी। हमने इन हाउस करेक्शन की है। इन हाउस करेक्शन के नतीजे में हम रिजल्ट्स लेने के काम बात, इसका मतलब है कि ज़्यादा बड़ी ख़राबी अंदर मौजूद है, और वो इतनी बड़ी नहीं है कि ठीक उसके लिए किसी 5 साल हुकूमत की ज़रूरत हो। बिजली चोरी पे भी आप देखें, वो कह रहे हैं जी 8 करोड़ यूनिट्स की चोरी रोक पकड़ ली है हमने, 500 अरब की बिजली चोरी है। मैं नहीं कहता 100% ख़त्म हो जाएगी। मैंने आज वापडा के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी ये इस वक्त हम डोमेस्टिक यूज़र को ज़्यादा नहीं पकड़ रहे ताकि कोई अवामी रद्दमल ना आए, इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़र को पकड़ा जा रहा है बिजली चोरी में ज़्यादा, और डोमेस्टिक यूज़र को कम पकड़ा जा रहा है ताकि कोई किसी जगह को पब्लिक सेंटिमेंट ना नज़र आ जाए। बिल पहले ही गए हुए हैं, ऊपर से किसी को बिजली चोरी का डाल देंगे तो वो कोई एहतजाज ना हो जाए। तो लिहाजा एक स्ट्रेटजी ये है कि जिन रिहायशी इलाकों में बिजली चोरी है वहाँ भी क्रैकडाउन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में है, जो होना चाहिए। मुज़म्मिल, तो आपका मौक़िफ़ जो कामयाबी आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया है कि यही है कि निगरान हुकूमत कर सकती है और जल्दी कर सकती है और कामयाबी के साथ कर रही है। आमिर साहब, आपकी राय बदली? नहीं, but unfortunately not. I love what मुज़म्मिल was saying, लेकिन वो मेरा ख्याल है मेरी राय बदलने के लिए काफ़ी नहीं है, और इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। अमर, आज मैंने भी कुछ करेंसी डीलर से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, आपकी बायोमेट्रिक्स के साथ आपके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अप टू $1900 जो है वो हम फौरन आपको दे देंगे। बहुत है मार्केट में डॉलर्स की, रेट भी उन्होंने बड़ा उसका मुनासिब बताया। अमर, मसला ये है कि अगर इतना आसान था ये काम कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन के क्रैकडाउन से ये खत्म हो गया ये काम, ये मसला हल होता, हल की तरफ चले, ये भी मैं नहीं कहता कि हल हो गया है, हल की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम ये है कि ये अगर हुंडी हवाले पर हाथ डालने और पेशावर के अंदर करेंसी स्मगलिंग मार्केट्स के ऊपर क्रैकडाउन की से ये सूरत हाल इस तरह से आ गई है, और वो पहले क्यों नहीं होता? और इसकी वजह ये है अमर कि ये वही लोग हैं ना जी कि जो कभी हमें जिनकी जरूरत पड़ती है हमने उनको इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हम उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते। फिर जब वो बिल्कुल ही शुतरे बेमहार हो जाएं तो फिर हम थोड़ा सा उनके ऊपर सख्ती करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। अभी भी हमें नहीं पता कि कितने करेंसी डीलर्स ऐसे थे जो हुंडी और हवाला, विच इज नाउ एन इंटरनेशनल क्राइम बाय द वे, वो कौन है, वो कितने पकड़े गए हैं, कि उनकी अभी भी शनाख्त सामने नहीं आई है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि हो सकता है कल फिर हमें सख्त की जरूरत पड़े। दैट इज व्हाई आई से कि ये इतना जल्दी होने वाला काम नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म आपको नजर आ गए हैं उसके कुछ नताइज नजर आ गए, नताइज नजर आ गए, बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। ठीक है, ठीक है। आमिर साहब, आपका तो फिर यही मौक़िफ़ वहीं का वहीं है, आपने अपनी पोजीशन नहीं बदली, और ये वजह ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी इन रेड्स में नज़र आनी चाहिए थी, नाम सामने आने चाहिए थे। शायद कुछ छोटे मोटे लेवल के लोगों को पकड़ लिया हो, लेकिन वो कौन है और वो कहाँ तक जाता है, वो नेटवर्क्स
की जो तोड़ने की कोशिश है उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि वक्त अभी हम फिलहाल देख रहे हैं ये देर पा नहीं हो सकता। वैसे मेरा भी यही मानना है कि असल में बात यह है कि अगर आपने जल्दी रिजल्ट दिखाना है तो फिर इतना आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने शफाफियत और देर तक ये कार्रवाइयाँ चलानी है तो उसमें शफाफियत लानी होगी, इन्वेस्टिगेशन और फिर प्रोसिक्यूशन, और फिर जाहिर है ये कौन लोग हैं, ये कौन से नेटवर्क्स हैं, किन के साथ इनके ताने बाने जुड़ते हैं वो बतानी चाहिए। वक्त हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है। खबर और तज्जिया की टीम की तरफ से खुदाफिज।